नमस्कार। आप सब दर्शकों का जो हमारा कार्यक्रम एक मुलाकात देखते हैं, हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दर्शकों, आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो पंजाब के गवर्नर रहे 1994 से लेकर 1999 तक और चंडीगढ़ प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेटर रहे। मेरी मुराद है लेफ्टिनेंट जनरल B.K.N. छिब्बर जी से। आपका बहुत स्वागत हमारे इस शो में। और मैं ये जानना चाहूँगा कि फौज में जाने की दिलचस्पी आप में कब जागृत हुई? हमारी फैमिली जी फौजी फैमिली है जी। My father was in the army. He was a Okay. doctor, but in जी, the army. जी Unfortunately, he died जी। when I was only 6 years of age. So I did not see his army career. जी But I had older brothers. जी मैं सबसे छोटा था। जी। भाइयों में हम 6 भाई थे। जी Eldest brother was वो पहले ही आर्मी में था। जी। जब फादर की डेथ हुई है तो he was in the army. ओके। लेकिन वो उस वक्त तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो वो सिंगापुर में था, जहाँ पर वो जो आर्मी हमारी इंडियन आर्मी ने सरेंडर किया था जी तो उसमें उन्होंने भी सरेंडर किया था जी। वो भी डॉक्टर थे जी। और फिर वो 4-5 साल उनकी अकेडमी रहे वहाँ जी। अल्टीमेटली जब लड़ाई ख़त्म हुई तो वो वापस आए 1945 में ही केम बैक। ओके। उसके बाद हम जो 5 भाई थे, जब फादर की डेथ हुई तो इंडिया में मदर के साथ थे, तो मैं सबसे छोटा था जी। जो मेरे से सबसे बड़े थे हम पांचों में, वो कॉलेज में पढ़ता था, उसका नेक्स्ट भी कॉलेज में पढ़ता था जी। तो ये लोग तो हम तो गांव में चले गए। पाकिस्तान में हमारा गांव था, जमीनें थी वहाँ, तो वहीं चले गए जी। और वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स्कूल था, वो स्कूल में हम पढ़ने लग गए। अच्छा। जो बड़े भाई थे 2, वो तो लाहौर में चले गए, उन्होंने कॉलेज में लाहौर में कॉलेज की पढ़ाई करनी शुरू कर दी जी। एक तीसरा भाई था, वो भी मैट्रिक के बाद FSC मेडिकल ज्वाइन कर ली, वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर। ओके। तो वो मेडिकल ज्वाइन कर लिया उसने जी। लाहौर में। और हम 2 भाई अपनी मदर के साथ खारियाँ, जो हमारा गांव था, वहाँ रहे। अच्छा। 1946 में ये हिंदू मुस्लिम राइट्स रावलपिंडी ये इलाके में शुरू हो गए थे। ओहो। तो 46 का साल तो हमने वहाँ काटा गांव में, लेकिन 47 में जो मेरे सबसे बड़े ब्रदर थे जो डॉक्टर थे, वापस आ गए थे लड़ाई से जी। तो वो उस वक्त कैप्टन थे जी। एंड लाहौर में उनकी मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टिंग हो गई। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ गांव में नहीं रहना, बहुत अनसेफ है वो इलाका। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग रावलपिंडी के नज़दीक थे जी। तो हम सब लाहौर को शिफ्ट हो गए। अच्छा। फिर हम लाहौर में, मैंने लाहौर में DAV स्कूल ज्वाइन किया। मोहनलाल रोड में बड़ा फेमस स्कूल था हमारा। जी जी। DAV स्कूल ज्वाइन किया जी। लेकिन पढ़ नहीं सके, 4-5 महीने पढ़े, उसके बाद पार्टीशन हो गया। ओहो। और हम पार्टीशन के टाइम में 1 महीना पहले ही हम पार्टीशन से गांव चले गए, छुट्टियां थी जी। तो वापस गांव में गए और वहाँ इरादा तो वापस आने लाहौर जाने का था, लेकिन जा नहीं सके जी। क्योंकि तब वो एरिया जो था वो काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम राइट्स में फंस गया। जी जी। फिर हमको मिलिट्री के कॉन्वॉय में भाई साहब आए और निकाल के ले आए, तो हम अमृतसर में पहुंच गए। ओके। तो अमृतसर में हम लोग रहे थोड़ी देर, रिफ्यूजी थे, लेकिन मदर हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग विल लेडी थी। शी सेड नहीं, हम ये रिफ्यूजी कैंपों में नहीं रहेंगे। थोड़े बहुत पैसे थे उनके पास जी। तो एक मकान किराए पर लिया, उसमें हम लोग रहे जी।
वहाँ रहते हुए मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। अच्छा। लेकिन हमारे घर का जो एनवायरनमेंट था वो फादर की डेथ के बाद भी वो फौज का ही था। अच्छा। हम लोग फौज को ही समझते थे कि वहीं हमें भी जाना है। वाह। वो डॉक्टरी करके भी ब्रदर फौज में था। उसके बाद 2 भाई और जो उनके साथ लाहौर में पढ़ते थे वो भी फौज में चले गए जी। मेरे से जो बड़ा था इमीडिएटली वो भी एनडीए में चला गया। वाह। और उसके बाद 1.5 साल बाद मैं भी एनडीए में चला गया। वाह। तो फौज हमारी ब्लड में थी और कभी हमको ये फीलिंग ही नहीं हुई कि हमने कोई प्रोफेशन गलत प्रोफेशन में आ गए हैं या क्यों आ गए हैं। फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी वर इन द आर्मी। क्या बात, फीलिंग ऑफ प्राइड। एनडीए में ट्रेनिंग अच्छी थी, वहाँ उस ट्रेनिंग का काफी असर में हुआ। अमृतसर में भी जो हम थे तो रिफ्यूजी थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि हम अमृतसर के जो अच्छा अमृतसर के शहरी थे जी, अच्छी फैमिलीज थी जी, उनमें घुल मिल गए हम। हाँ, बड़ी अच्छी बात है। तो आई थिंक एक हमारे को जो पुश मिला जिंदगी में जी, वो ये था कि हम अच्छे लोगों की केयर में ग्रो अप हुए। वाह। अब प्रोफेसर माथुर जी थे जी जी, वो मुझे उनसे जान पहचान होगी, उनके बच्चे थे हमारी उम्र से, मेरे से बड़ी थी, लड़कियां थी उनकी तो जी। एक लड़का था बेचारा, हैंडीकैप जी, और बड़ी अच्छी फैमिली थी, बड़े कल्चर्ड फैमिली थी। आपके पेरेंट्स के साथ हमारे हो गई जी। फिर और जो थे उनके जान पहचान के बहुत से लोग हमें मिल गए। वहाँ एक पाठक फैमिली थी अमृतसर में बहुत बड़े, उनके साथ हमारे बड़े अच्छे जी रिलेशंस थे। तो हमारा जो निजी फैमिली का सर्कल बन गया था, वो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत जिनको हम भी लुक आफ्टर देम जी, लुक अप टू देम जी, और उनकी हमें बहुत इज्जत उनकी हमारे दिल में थी, और वो भी हमें बहुत प्यार दिया उन्होंने, सबने। तो ये कुछ ऐसे एनवायरनमेंट में रह के आई थिंक मिलिट्री का जो हमारा चूजन प्रोफेशन था जी, उसमें वैल्यू एडेड बड़ी थी। क्या बात, क्या बात, वैल्यू एडेड बड़ी थी। तो इस तरह से फौज में चले गए। फौज में जाके भी एनडीए में आई डिड वेरी वेल जी। वहाँ से आईएमए में गया, वहाँ आई डिड क्वाइट वेल जी। यानी फौज की ज़िंदगी में कई चीज़ें होती हैं, आउटडोर वर्क बहुत होता है। आई टुक टू आउटडोर वर्क जी। मैंने कभी कोई गेम नहीं खेली थी अपनी ज़िंदगी में जी, मैं बहुत छोटा था, लेकिन एनडीए में मैं सीखने लगा। तो अल्टीमेटली आई रिप्रेजेंटेड एनडीए टीम नंबर 1 इन 4 गेम्स। ओके। एंड कौन कौन से गेम्स में आपने रिप्रेजेंट किया? मैं एक सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी थी वो ये थी, जो मैंने सीखी हुई थी, मैंने सीख गया था जी, राइडिंग। अच्छा। राइडिंग में इसलिए सीख गया था कि हमारे घर में, गांव में रहते वाले थे, लेकिन घर में घोड़े थे। हाँ। बाप दादा के को शौक होगा के ज़माने में घोड़े थे हमारे पास जी। तो 2-3 घोड़े घर में हमेशा होते थे, तो वो राइडिंग सीख ली थी बचपन में ही जी। वहाँ जो हमारा गांव था, दैट वाज ए पड़ाव ऑफ शेर शाह सूरी ऑन जीटी रोड। यहाँ पर बड़े बड़े तालाब थे, बड़े अच्छे बने हुए जी, और उनमें स्विमिंग सीख ली थी बचपन में ना तैरने, तो वन कुड स्विम क्वाइट वेल। तो जब एनडीए में गए तो ये 2 गेम तो मुझे रेडीमेड मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। आई कुड टेक टू, in fact the first day when I went to riding school to ride के लिए बुलाया जी, तो हमारा जो राइडिंग इंचार्ज मेजर हरिराज सिंह था नाम उसका, उसने मुझे बुलाया, कहता इधर आओ मेरे पास। क्या तुमने पहले राइडिंग की है? मैंने कहा हाँ जी की है। कहते कहाँ की है? मैंने कहा घर में की है। मैं कहा हाँ हमारे घर में घोड़े थे, तो वहीं से सीख लिया हमने, वैसे गाँव में रहने वाला हूँ।
ऐसे। आपको अभी तक नाम याद है अपने इंस्ट्रक्टर का? हाँ, नाम याद है। बड़ी खास बात है। तो जी, मेरे को उसने कह दिया ठीक है तुम हर संडे मॉर्निंग को यहाँ राइडिंग के लिए आया करोगे। जी। तो मैं हर संडे मॉर्निंग को जाता था, वहाँ राइडिंग सीखता था, और वहाँ सीखते सीखते मैंने ओपन जंपिंग सीखी। वाह। शो जंपिंग होती है वो। जी, जी। मैंने पोलो खेलनी सीखी। वाह। और मैं पोलो में भी टीम में जाता था और राइडिंग भी करता था। जी। ये हॉर्स जंपिंग में 2-3 बार मैंने अवार्ड्स लिए वहाँ। एनीवे उसका वो हो गया। दूसरा था वहाँ पर काफ़ी रगड़ा लगाते थे शुरू में, तो दौड़ना पड़ता था और बहुत दौड़ते थे। तो पहले शुरू में तो बड़ा तंगी होती थी दौड़ने से, लेकिन दौड़ते 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 मैं दौड़ना सीख गया। क्या बात है। पहली टर्म 6 महीने की टर्म्स होती थी, 4 टर्म करते थे एनडीए में हम। तो पहली टर्म के एंड में सारी एनडीओ का एक क्रॉस कंट्री कंपटीशन होता था जी। ऑल दी कैडेट्स हैड टू रन जी टुगेदर जी। तो मैं जब उसमें दौड़ा तो मैं फर्स्ट आया उसमें। वाह, क्या बात है। जब मैं दौड़ा तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं कितना दौड़ सकता हूँ। पर दौड़ते दौड़ते मैं आगे गया तो मेरा भाई जो था वो फाइनल टर्म में था जी, वो मिल गया मुझे जी। तो दोनों हम दौड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो मुझे कहता यू लुक टू बी ऑल राइट, तुम दौड़ो आगे दौड़ना है। तो मैं तो इसी स्पीड में दौड़ूंगा, दिस इज गुड नाउ। मैं क्या ठीक है भाई मैं चल पड़ा। चलता गया एट द एंड You were the first. आई लेड द रेस। तो मेरे को तो मेरा कंपनी कमांडर था एक नेवी का लेफ्टिनेंट कमांडर एटकिंसन जी, उसने मेरे को जफी डाल दी। अरे वाह वंडरफुल। मैं बहुत छोटा था जी। एंड तो वो मैं क्रॉस कंट्री तो मैं क्या जीता। तो मैंने तो हर किस्म की रेस दौड़नी शुरू कर दी। 1 माइल 5,000 मीटर्स जी 3,000 स्टीपल चेज। एथलीट जी। बॉक्सिंग अच्छा। एक ऐसी गेम थी जी जो हर कैडेट को सीखनी पड़ती थी शुरू में। जी। और फर्स्ट टर्म के एंड में एक कंपटीशन होता था व्हेन एवरीबॉडी हैड टू फाइट इन दैट कंपटीशन अकॉर्डिंग टू द वेट कैटेगरी। जी। आई वाज इन द लोएस्ट वेट जी। बट उस वेट के और कैडेट नहीं थे। अच्छा। तो मेरे से जो ऊपर वाला वेट था, एक वेट जी, थोड़ा सा जी। 2-3 केजी ऊपर वाला, जी तो उस वेट में मेरे को उन्होंने डाल दिया। और उस वेट में हम लोग कोई 12 कैडेट थे। अच्छा जी। और उनमें हमारे में हुई बकायदा। और वो बॉक्सिंग जो थी वो तकरीबन 1 महीना चलती थी। अच्छा। 3-4 हफ्ते। वो रोज शाम को 2-3 घंटे वो बॉक्सिंग की बाउट्स होती थी। करते 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 मैंने वहाँ भी अपना वेट जीत लिया। और मैं बॉक्सर बन गया। मेरे को फिर सिखाना शुरू कर दिया लोगों ने। फिर तो टीम में आ गया, करता रहा जी। फिर सिमिलरली दीज वेरी थिंग्स आई पिक्ड अप इन द आई में आल्सो। स्विमिंग के लिए गया, छोटा था तो स्विमिंग पूल था, वहाँ गर्मियाँ थी जी। तो जाते थे स्विमिंग पूल में। गए तो एक दिन तो वहाँ एक सरदार जी इंस्ट्रक्टर था, स्विमिंग का इंचार्ज था वो जी। तो उसने देखा हमारे को। तो मुझे मैं वो जंप्स मारते ना यहाँ से, वहाँ पर खड़ा होकर जंप मार रहा था जी। तो उसने मुझे बुलाया, कहता है भाई जाओ। तो कहता तुम जंप तुम अच्छा कर लेते हो, कोई और भी कितने जंप आते हैं? मैं क्या कोई नहीं आते, बस यही आता है। छलांग मार देता। कहता नहीं मैं सिखाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। मैं उसने मुझे जंपिंग सिखा दी। तो मैं बटालियन की स्विमिंग टीम जो थी ना हमारी एनडीए की, उसमें आ गया जंप मारने के लिए। जंप हो गया। इस तरीके से तो मैं वो जब मैं ऐसे मैं खेला तो सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में तो जो भी गेम्स होती थी रोटेशन होती थी गेम की। एक टर्म में फुटबॉल, दूसरी में ये। तो वो जो इंचार्ज होते थे कैप्टन हमारी टीम के स्क्वाड्रन, हमारी अपनी कंपनी स्क्वाड्रन में जी, वो इनवेरिएबली ये अच्छा खेलता ही होगा, ये भी इसको ये भी आता ही होगा। तो मेरे को पकड़ लेते थे, आ जाओ। मैं चल जाता खेलते खेलते खेलते। तो बाय द टाइम आई पास्ड जी 4 तो आई हैड दिस ब्लेजर के ऊपर लगाने वाले। क्या बात है। उसके अलावा मैं ये 2-4 फुटबॉल, हॉकी ये वैसे ही खेलना शुरू कर दिया और खेलता रहा अपनी कंपनी टीम के अंदर। तो
बचपन आपकी जो स्कूलिंग हुई अमृतसर में स्कूलिंग हुई आपकी, हाँ, तो कौन से स्कूल में आपने शिक्षा मैं एक स्कूल था जिसमें आपके फादर जो थे वो प्रिंसिपल थे जी, रामाश्रम रामाश्रम हाई स्कूल जी जाना तो मैंने वहीं था जी बिकॉज वो हमारे जो गुरुप्रसाद पाठक फैमिली थी उनकी लड़की थी जी वो वहाँ पढ़ती थी, मेरे से एक क्लास सीनियर थी वो जी। लेकिन जब मैं एक दो दिन गया उसके साथ वहाँ देखने के लिए कि अभी एक दो दिन बाकी थे एडमिशन के लिए, तो मैंने देखा कि वो तो वहाँ मेरी क्लास में लड़कियां ही लड़कियां थी, लड़के बहुत कम थे। ओके। मैंने कहा मैंने नहीं पढ़ना इस स्कूल में जी। एंड श्योर ना वो हमारा कजन था एक, वो संत सिंह सुखा सिंह स्कूल में पढ़ता था। ओके। तो वो कहता तू मेरे स्कूल में चल। मैंने कहा ठीक है, ठीक है। मैं उसके साथ चला गया। 4S खालसा हाई स्कूल खालसा हाई स्कूल कहते थे उसको। जी। मैं वहाँ गया, जाके उसने मेरे को प्रिंसिपल से मिलाया जी। वो मैंने कहा ये कहने का कौन सी क्लास में जाओगे? मैंने कहा ये 9th क्लास में जाना चाहता हूँ। मेरे को देखा, ये गेम में अनदर लुक, कहता तुम बहुत छोटा है 9th क्लास में कैसे जाएगा तू? ओके। 9th बड़ी बड़ी होती है क्लास, जी। तू 8वीं क्लास में जा। मैं क्या नहीं जी, हाय ऑल राइट, मैं 9वीं में जाऊँगा। मैंने 1 साल तो क्लास मिस कर दी थी जब पाकिस्तान के टाइम में तो आया, नहीं तो मैंने तो पिछले साल ही, इस साल मैंने 10वीं कर लेनी थी जी। सो ही सेड ऑल राइट भाई ऐसा है, वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद के और भी लड़के आएंगे, 3 वैकेंसीज हैं जी। तो तुम्हारी क्लास के लिए टेस्ट जो है वो इतनी तारीख को होंगे, उस दिन तुम आ जाना तो टेस्ट दे देना। मैं किया, टेस्ट दिया। टेस्ट उन्होंने 2 सब्जेक्ट में लिया, एक मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक के सवाल दे दिए 4 जी, और एक इंग्लिश के लिए एसे लिखने के लिए बोल दिया। ओके। सो कमाल है, इट वाज सो गुड। आई ऑल दिस क्वेश्चंस इन अर्थमेटिक मेरे राइट थे 100 जी, और इंग्लिश के एसे में मुझे 7 नंबर मिल गए। क्या बात है, जो सबसे ज्यादा थे। मैं वो उसमें भी नंबर 1 बन गया, क्लास में आ गया। आई हैव नो रिग्रेट अबाउट सुखा सिंह स्कूल जी। पहली बात, उनकी जो वीकनेसेस थी वो ये थी जी कि वहाँ क्लासरूम्स नहीं थे, ओपन एयर में लोग बैठते थे। ओहो, शांति निकेतन की पेड़ों के नीचे बैठो और पढ़ाई करो जी। क्वालिफाइड टीचरों की काफी कमी थी। अच्छा। लेकिन हमारा मैथमेटिक्स का टीचर अच्छा था जी, हमारा इंग्लिश का टीचर, हमारा प्रिंसिपल साहब ही पढ़ाते थे इंग्लिश, या एक और थे मास्टर रघुवीर सिंह जी, वो पढ़ाते थे। नाइस पीपल, दे वर गुड पीपल, गुड हार्टेड पीपल जी, एंड देयर कंडक्ट यूज्ड टू बी वेरी गुड जी। बाकी क्लासरूम जैसे मैंने कहा है कि वो 10th में हमारा क्लासरूम एक मिल गया हमको, कमरा छोटा सा, कोठी सी थी, उसके अंदर एक साइड में हेडमास्टर का ऑफिस था, उसका क्लर्क बैठता था, एक और कमरे में हमारी क्लास लग जाती थी जी। तो लेकिन पढ़ाई ठीक थी, पढ़ाई वो ठीक करा देते थे, कर लेते थे। एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते थे लोगों से जो लड़के ठीक नहीं थे पढ़ाई में जी, बट नेवर चार्ज एनीबॉडी एनीथिंग। बस जो नॉर्मल फीस थी वो हम देते थे जी। आई थिंक आई स्टिल रिमेम्बर कि मेरी फीस जो थी वो 7.5 रुपया महीना थी। अच्छा, काफी ज्यादा थी उस समय के हिसाब, उस समय के हिसाब से तो काफी थी। हाँ 7.5 थी, नहीं फीस थी 7.5 रुपये लेते थे, और प्राइवेट सा स्कूल था जी, लेकिन ठीक था। उसके अलावा दे नेवर आस्क्ड यू टू गिव एनीथिंग जी। बाकी सिख ओरिएंटेड था, सिख रिलीजन वाइज सिख ओरिएंटेड था, और हमारी फैमिली में तो सिख जो थे वो पार्ट ऑफ आवर कल्चर थे। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो छिब्बर फैमिली तो सिखों के साथ जुड़ी रही है जी जी। यू नो इवन गुरु गोविंद सिंह का भाई मती दास, ही वाज छिब्बर, हमारा एंसेस्टर था। ओके ओके। तो हमारे घर में तो सिख रिलीजन वाज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल।
सो वी हमको तो उसका कोई तकलीफ नहीं हुई जी। एंड इट वाज ओके। कुछ कल्चरल एक्टिविटीज स्कूल में भी आपने की? स्कूल में कल्चरल एक्टिविटी तो मेरा गाना ही होता था। अच्छा। वो मुझे खड़ा कर लेते थे, गाना गाओ भी, मैं जी। गाना गाता रहता था जी। तो उसी से खुश थे। एक्चुअली दैट कैरिड मी फार। ओके। बाकी कोई गेम शेम खेल लेते थे थोड़ी बहुत जी। नथिंग मच बिकॉज मैंने खेल ही नहीं थी, घर में तो खेल ही नहीं सकता था। जी जी। कल्चरल एक्टिविटी का ये था कि वहाँ जो हमारे एक सरदार जी थे टीचर जी। ज्ञानी जी, अच्छा। वो म्यूजिक के उस जमाने के अपने अपने जमाने के वो जी। स्कूल में टीचर जी। म्यूजिक भी सिखाते थे जी। करते थे। पर मुझे सिखाया नहीं उन्होंने कुछ, मेरे से सुनते थे। और वो सुनने का रिजल्ट ये होता है कि पंजाब में विंटर के मंथ में ये गुरुपुरब होते हैं जी। वो गुरुपुरब में वो ले जाता था गाने के लिए। वाह। सो आई यूज्ड टू गो एंड सिंग इन गुरुद्वारास। क्या बात, क्या बात। एंड वहाँ पर दे यूज्ड टू गिव मनी। ओके। तो वो मनी मिलती थी तो मैं नहीं लेता था, मैं कहता नहीं है तो पैसा तो आप सो हमारे जो ज्ञानी जी थे ही वॉज क्वाइट हैप्पी कि ही यूज्ड टू टेक मी टू गुरुद्वारा। जहाँ भी गाना गुना गाते थे 50-100 रुपए मिल जाते थे उसको। जी जी। हमने आई नेवर टुक एनीथिंग फ्रॉम हिम एंड दैट वाज ए बट इट गेव मी इंसेंटिव टू कीप सिंगिंग। बिल्कुल। सो आई यूज्ड टू सिंग एंड इट वाज in my annual school function when I was studying in 10th class that I sang 2 songs. I also acted in a play, musical play. Okay. And there आपके जो रामाश्रम स्कूल के पीटी इंस्ट्रक्टर था प्रीतम सिंह। अच्छा। पीपी सिंह जी। ही सॉ मी देयर। ओके। एंड दैट डे वो हमारे मजीठिया होते थे, सरदार सोरेन सिंह मजीठिया, डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, ही वाज द चीफ गेस्ट। जी। तो उसने मुझे बड़ी शाबाशी दी मेरे गाने के ऊपर। जी। थोड़े दिनों के बाद आपके पिताजी थे वाले साहब वीर जी वाज एनेक्टिंग ए प्ले। जी। उनको एक लड़के की जरूरत थी, कोई 10-12 साल 13 साल का छोटी उम्र का लड़का मिल जाए उनको। जी जी। तो उन्होंने बात की होगी वहाँ। पीपी सिंह जी जो थे वो ही वाज सॉर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन चार्ज फॉर द प्ले। जी। अमेच्योर ड्रामेटिक क्लब। जी। अमृतसर अमेच्योर ड्रामेटिक क्लब उसका नाम था। जी। तो उसको उन्होंने बोला कि भाई ये लड़का ढूंढो कोई अपने स्कूल में होगा कोई इधर उधर से। कहता जी लड़का तो मैं वहाँ देख के आया हूँ बड़ा अच्छा है, क्या ले लाओ उसको हमारे पास। जी। सो पीपी सिंह जी केम टू आवर हाउस। मैं घर में नहीं था। ही मेट माई मदर एंड मेड द रिक्वेस्ट टू हर के जी वीर जी। माई मदर डिड नो वीर जी। तो मदर ने कहा कि ठीक है मैं बड़ा बेटा आ जाए घर में तो उससे मैं बात करके बता दूंगी आपको। सो माई ब्रदर के ब्रदर सर नहीं वीर जी को कौन नहीं जानता अमृतसर में, एवरीबडी नोस हिम। वो गुरुप्रसाद पाठक के साथ वो उनकी बड़ी जान पहचान थी। तो आप तो पैदा ही नहीं हुए थे। मैं नहीं, मैं तो 54 में। यू वुड नॉट नो। जी। हाँ, अदरवाइज वो एक सुषमा लड़की होती थी, देवानंद की कजन सिस्टर थी। अच्छा। नीस थी। जी। और हु लेटर ऑन मैरिड हिज ब्रदर। ओके ओके। वो जो था ना क्या नाम जो फिल्म बनाता था, गाइड बनाई थी जिसने, चेतन आनंद। चेतन आनंद। चेतन नहीं, छोटा उससे। देवानंद मनमोहन आनंद। देवानंद का छोटा भाई था। ओके। ही वाज ए फुल फ्लाइट डायरेक्टर था, बड़ा फेमस डायरेक्टर बना है, वो अच्छी फिल्में बनाई उसने। अच्छा। गाइड वाज डायरेक्टेड बाय हिम। जी। उससे शादी कर ली। ओके। उनकी बहन की लड़की थी वो। अच्छा। तो शी गॉट मैरिड टू हिम इन बॉम्बे। जी। तो वो जो हमारे वो पाठक साहब थे ना उनकी लड़की थी बड़ी अचला। अचला और वो बड़ी फ्रेंड्स थी। दे वर ऑलवेज टुगेदर। ओके। तो माय ब्रदर सेड नहीं ठीक है जाओ, कहते तो जाओ।
क्या हो गया, ये गाना गुना सुनना होगा, गा देना। कोई नहीं, मैं गया तो मैंने उसको पीपी सिंह जी को मैसेज भेजा, या उसने नहीं, ही कॉन्टेक्टेड मी ए कपल ऑफ डेज लेटर घर में उसको। मैं क्या, हाँ मैं आऊँगा। तो उसने मुझे टाइम दिया, मैं जो उस दिन चला गया, वहाँ मैं वीर जी को मिला। तो वीर जी वाज क्वाइट हैप्पी, आई मीन ही वाज नाइस, टॉक टू मी, मेरे से एक आध गाना भी सुना। उसके बाद उन्होंने कहा आप कल से आना शुरू कर दो। तो मैं कल से जाने शुरू हो गया जी। तो वो प्ले की रिहर्सल में मैं जाया करता था। ओके। आपकी जो सिस्टर थी हु मैरिड दिस फेलो म्यूजिक डायरेक्टर, ओपी नैयर, ओपी नैयर, दैट मैरिज टुक प्लेस इन वन ऑफ दोज days. Okay. When we were rehearsing for the play, तो उस दिन आए नहीं वीर जी, तो पता लगा कि सरोज, हाँ सरोज की शादी होगी। तो वो मैंने उसमें एक्टिंग की। अच्छा। और मेरी एक्टिंग उनको बड़ी पसंद आई। ओके। ये लड़का तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, नेचुरल है, ये है वो है, ठीक है बस। तो उससे मैं उसके बाद कई उनके प्रोग्राम अच्छे, एक आध और प्ले उन्होंने किया था, उसमें बड़ा अच्छा रोल दिया था उन्होंने मेरे को जी, काफ़ी बड़ा रोल था जी। हो गया, वो करने से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल। स्टेज में गाने का, और बिग गैदरिंग में, चित्रा सिनेमा के अंदर हुआ करता था उनका शो, विच वाज एट दैट टाइम 1000 आदमी बैठते थे उसके अंदर। अच्छा, ओके। तो देन आई वेंट टू आई.एम. में जी। तो एनडीए में जब मैं गया तो वहाँ तो म्यूजिक वाज वेरी पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ क्लब्स एक्टिविटी में होती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। उनमें म्यूजिक एंड ड्रामेटिक क्लब वाज इम्पोर्टेंट, तो मैं तो उसका हिस्सा बन गया। वाह। और सून आफ्टर दैट थर्ड टर्म में मैं उसका सेक्रेटरी बन गया। क्या बात है। एंड एज सेक्रेटरी मुझे एक मौका मिला जिंदगी का जी। एक प्ले हमने स्टेज किया एनडीए में जी, एशिया अवेक्स। वाह। इट वाज हिस्ट्री ऑफ एशिया। ओके। Because so many countries became independent from colonial rule, change over this. तो उसको मैनेज करने का काम जो था, उसके अंदर तकरीबन 200 कैडेट्स ने हिस्सा लिया। अच्छा। Many officers' wives took part in it. जी। And it became a very massive affair. जी। And I didn't act or do anything. I managed it. You managed it. How to get people together, their administration, के कपड़े, टेलरिंग से टेलरों से नाप, कटिंग शटिंग सब सरप्राइज किया। तो वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग ए प्ले केम टू माय नॉलेज जी। एंड द ब्यूटी इज दिस दैट बीइंग सेक्रेटरी एंड देन प्रेसिडेंट, आई आल्सो स्टेज प्लेस। दूसरे लोगों के लिखे हुए प्ले मैंने स्टेज किए वहाँ जी, वन एक्ट प्लेज एंड लिटिल मोर। बट आईएमए में देन when I went to for my last 2 years in the IMA, Indian Military Academy in Dehradun, so I was in full form as far as dramatics and music are concerned. क्या बात। I staged so many plays. I wrote plays. अच्छा। I staged them. Okay. Comedies I wrote. जी। Serious plays I wrote, songs I wrote, and made other people also sing those songs. जी. 3 songs I composed. अच्छा, क्या बात है। Which were, उनका म्यूजिक से सब कुछ मैंने किया उनका। तो that became my strong point. In fact, because of that, the commandant of that time, Rabji Randhir Singh, brigadier, I was selected for a silver medal for cultural activities. Very good. Which I got. क्या बात है। In the IMA when I passed out from there. It was very good. In fact, that made my life very easy because all the time I used to have evenings used to be very difficult to pass there because बड़ा काम होता था जी। पर मेरे को छुट्टी होती थी। म्यूजिक ड्रामेटिक क्लब का कुछ ना कुछ ऑन होता था and I used to be there. जी। देन उसके अलावा और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पिकअप कर ली। IMA में एज ए कैडेट, एक हिस्टोरिकल सोसाइटी थी वहाँ पर बनी हुई, मैं उसका प्रेसिडेंट बन गया। अच्छा। बिकॉज हिस्ट्री के सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जी। तो आई कुड
deliver lectures on historical topics of history. And काफी काम किया. I remember कि as a young, very young army officer, I think you were deputed for some very important assignment, very important assignment in Bhutan. I was. What was that? It so happened that in 1964, Bhutan did not have any, till then, actually Bhutan did not accept any aid from India till 1961. Okay. Okay. And Bhutanese kept away from India. Okay. But some circumstances, political, must have changed. That in 61, India से उनका agreement हो गया that we will run their military academy for them. Okay. Okay. So a military academy was opened in a place called Hazong in Bhutan. जहाँ पर एक commandant and some officers were given on deputation with some manpower to run their academy for them. Okay. They had a small army. 62 में लड़ाई शुरू हो गई, चाइना के साथ लड़ाई हो गई. जी. One of the consequences of that was that Bhutan expanded its army. Okay. So the need of this military delegation of ours, military team we used to call it, जी. वो बढ़ गई. उसमें ज़्यादा लोग चले गए. 1964 की बिगिनिंग में यही होगा वैसे मार्च अप्रैल टाइम the Prime Minister of Bhutan was killed, shot down. And it so happened that he was shot down by two soldiers of the army, Bhutan army. And that led to a lot of bitterness in the political circles of Bhutan. Internally, it was their problem. But we had no say in those matters because we did not have any intelligence services, nothing of the kind. So it was decided that we should have our own some element to handle the civil affairs of that place. And I was selected. क्या बात? To go for that post. जी. Of course, I was selected because I had gone to USA on a course. In 63, 6 months I was out. And I did well on that course. And I came back. So probably that made them, whatever it is, I was picked up and I was posted. I was very unhappy to go. Because I had got married in 62, July. But never lived with my wife. वो 62 में लड़ाई शुरू हो गई. जी जी. उस लड़ाई में चले गए हम. शादी तो कर ली, रहे नहीं साथ. जी. उसके बाद अब मेरे को जब मैं यहाँ से वापस आया, तो I was called by the chief of our chief for an interview. I went and met him and he asked me if there was anything I wanted, any problem. I said, yes, I have a problem. I've been married to a girl. For the last 2 years, I have not lived with her. He said, oh, okay, we'll send you to some place where you can stay with your family. Sure enough, next morning I was called by the postings branch and asked where I would like to go. And I told them, anywhere you send me, any peace station is good enough. So he said, will Amritsar do? I said, yes, very much. So I was posted to Amritsar. Okay. So I went to Amritsar, but I stayed hardly for 8 months in Amritsar when I was posted to Bhutan. So I went, I was not comfortable. I went. And there was a new Prime Minister
who was ex-Prime Minister, the killed late Prime Minister's younger brother. Okay. And there were a lot of local politics there. I tried to learn my way through in that area, that place. I had a very eventful period. There was an uprising in Bhutan. King was not there. He had gone away to Switzerland. In his absence, there was a problem. And I had gotten instructions from Delhi by then that as far as we are concerned, whatever may be the trouble, we are loyal to the king. His Majesty had gone to Switzerland, and in his absence, those people who were opposed to him, because they felt that probably he had not taken a due action against some people who were involved in the assassination of the last Prime Minister, so his family people and others. So they planned some sort of a against him, uprising against him or whatever it is. Okay. And we somehow or other came to know कि ये होने वाला है कुछ ऐसा हो जाएगा. Actually there was no time it happened, and they were absent for a few days from Bhutan. They came. I played a role in it. And it worked to the advantage of the government of India, in the sense that the king stayed and the king came back a week, 10 days after the incident. And when he came, the things were very uncertain. We didn't know what all could happen further. So that gave direct access to the king as far as I was concerned. So I met him. He asked me a number of things. I told him whatever I knew and whatever we did. I gave him exactly what had happened. And he conducted the inquiry, and a lot of people were put behind bars. Some of them were so my friends also. Anyway, that passed. But that brought me closer to the king. And the king perhaps felt that we meant good to him. Thereafter, he would consult me on everything and anything. And I did the job. Whatever he told me to do, I did. And I kept my own government informed. My people above me were knew this has happened, that has happened, and I am doing. And I led a very clean life, kept away from anything and everything, but just kept to my job. And I did it. He then disbanded the army. He said, okay, we re-raised the army, reorganized the army. That whole job was done by me. Reorganized the army, this thing complete. From 16,000 we brought it down to 5,000 army. And then one day he said, look, ये है वो है army हम इस्तेमाल कर रहे हैं. There was no police force, so he asked me to raise a police force for him. So firstly I made a draft organization of police, how it should be organized, and which was accepted. It was sent to Delhi, our government, and our government approved it. Then उसका मैंने बजट बनाया और वो बजट भी अप्रूव हो गया उनके लिए, पुलिस के लिए. Then he said, you be the first commandant of the police and you run the police. So I started the raising of police. For 1 year I looked after it. Then I told him one day, sir, I have made another army for you. Because मैं तो army का trained हूँ, मुझे तो army आती है, मुझे पुलिस नहीं आती. So you better get a team from India which should do this. Police को train करे in police things. So he agreed and we wrote to Delhi, and Delhi ने एक DIG police भेज दिया. और उसके साथ में 6-7 इंस्पेक्टर DSP लेवल लोग भेज दिए. And they came and they started training the police. Very good. The police remained where it was.
And then I stayed there for quite some time. Then I did a lot of things. You were given some award also by government of Bhutan. Then there was, many things happened. One, I did whatever my capability was, and one interesting thing happened, which was King, on one of his visits to Delhi, he made a mention to some ministers of ours, or the Prime Minister, or maybe Home Minister, or somebody, that a radio transmission comes on his transistor or whatever it was. Okay. Sometimes it comes in a very speedy manner, और वो हो जाती है, पता नहीं लगता क्या बोल गए हैं. वो आई सस्पेक्ट कि ये कोई चाइनीज का स्टेशन किया हुआ स्टेशन है. जी जी. तो जहाँ वहाँ दिल्ली से सडनली वन ब्रिगेडियर साहब अराइव्ड, ब्रिगेडियर सरीन. कहता मैं तो इसलिए काम से आया हूँ, ट्रेस करना है इसको. तो उसने अपनी टीमें लगा दी होती थी, डायरेक्शन फाइंडर्स होते थे, वो 3 उसने लगा दिए डिफरेंट पहाड़ियों के ऊपर से. जी. एंड श्योर इनफ अर्ली मॉर्निंग एक ट्रांसमिशन आती थी. इतनी तेज़ी से वो मतलब प्ले कर देते थे कि जैसे 5 मिनट की होगी तो आधे मिनट में उसको पास कर देते थे. फिर दोपहर में 3 बजे आती थी, वो भी 5-10 मिनट के लिए चल. तो उसको हमने किया, उन्होंने बना लिया प्रोग्राम कि जी ये है स्टेशन है. वो किंग का जो पैलेस था वो रिज जाती थी ऊपर काफ़ी, पैलेस से भी, पैलेस होगा कोई 9000 फुट के ऊपर, तो उसके ऊपर कोई 2000 फुट और ऊपर जाते के पीक ख़त्म होती थी, 2-3 फुट जी, उस डायरेक्शन से आती थी वो. अच्छा. सो इट वाज डिसाइडेड कि उसी पीक के ऊपर है. सो द किंग सेड कि यस आई नो, उस पीक के परले थोड़ा सा परे एक मॉनेस्ट्री है, हो सकता है वहाँ से आती हो. सो इट वाज डिसाइडेड to raid that place. Now who will go? So I will go. Okay. So मैं और एक भूटान आर्मी का ऑफिसर जी, और एक जवान हमारा जिसने वो रिसीवर वगैरह सब फिट किए हुए थे. हाँ जी. वो फिट करके हम लोग अपॉइंटेड डे के ऊपर चल पड़े. अप टू दी पैलेस वी वेंट इन व्हीकल. वहाँ से फिर पैदल चलना शुरू कर दिया. और जब वहाँ पर हम कोई 500-700 फुट चले होंगे तो ट्रांसमिशन आ गई. ओके. तो हमने वहीं रोक लिया, और जिस डायरेक्शन से वो ट्रांसमिशन आ रही थी उस डायरेक्शन में वो लेकर चल पड़े. चलते 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 गए, पर थोड़ी देर में वो ट्रांसमिशन बंद हो गई. अब उसके आगे हम नहीं जा सके. बिल्कुल. सो वी केम बैक, वापस आए और आके मिले हिज मैजेस्टी को. सो हिज मैजेस्टी कहने लगा अच्छा अब 3 बजे फिर आएगी. तो हमने कहा एक बार तो फिर जाना पड़ेगा, 3 बजे जाएंगे, अगर वो ज़्यादा देर चले तो हम वहाँ से आगे जा सकते हैं जी. सो जी हम गए, 3 बजे वहाँ पहुँच गए, उसी जगह जहाँ पर लास्ट हम आए थे वहाँ से आ गया. 3 बजे ट्रांसमिशन आई जी. अगेन स्टार्टेड क्लाइंबिंग, करते गए. पहाड़ में टाइम बड़ा लगता है क्लाइंब करने में. करते गए. वो उस दिन वो जो ट्रांसमिशन थी वो 30-35 मिनट से भी ज़्यादा चली. ओके. वो जो मॉनेस्ट्री थी जी, वहाँ तक हम पहुँच गए. थोड़ा सा शॉर्ट उसके, वहाँ तो कुछ भी नहीं था, कोई था ही नहीं वहाँ. एंड वो फिर वो बंद होगी तो हम कहीं जाए थे, आ गए वापस जी. सो द डिसीजन टेकन वाज के दिस स्टेशन जो इसको ब्रॉडकास्ट करता है, इट इज़ नॉट लोकेटेड इनसाइड भूटान. अच्छा. इट हैज़ टू बी आउटसाइड. ओके. अदरवाइज
outside we can't go. बिल्कुल. So वो हो गया. But it was quite a thing. Mind you, I had not told my wife anything. She was living there only in Bhutan with me. But that day when as I left, an ambulance with the attendant and a doctor reached there in my house, so that they Rescued or helped. rescue के लिए they can come. जी. Anyway, the matter was over. खत्म हो गया ये काम. Sometimes now I feel कि what a fool I was. But anyway, it was something which we did. And I ran the show. उसकी सारी आर्मी का काम मैं ही करता था. जी. Though he had an officer who used to head the army. His own brother was the chief of army staff. Him he appointed, with whom I developed very good relationship. He was a very nice boy. जी. And we had a very cordial relationship amongst us. But the charter was very simple. I should see that nothing goes wrong with the army. Everything should function properly, and my people should not feel that my brother is a puppet in your hands. Absolutely, absolutely. So, ठीक है. So it was all right. And I ultimately, the king told that he will like to keep me forever. And I said कि नहीं, I want to go back to my own country. जी. तो यहाँ पर आप जब आए हैं उसके बाद हिंदुस्तान में, तो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स मिली हैं आर्मी की, पंजाब में भी. हमें उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए. इसी पंजाब में तो I had some relationship. जी. पंजाब में ही रहे हैं. मैं तो from the age of बिल्कुल 6 when my father died onwards. जी. पहले पाकिस्तान में हमारा गांव चला गया. अभी तो वहाँ पर हमारे पास we were a prominent family of our area. जी. एंड काफ़ी ज़मीन शमीन थी हमारी, सब कुछ था, घर था. जी. फिर लाहौर में पढ़ा थोड़ी देर, बिकॉज ये जब 46 में गड़बड़ शुरू हो गई तो हम लाहौर शिफ्ट हो गए. लाहौर में रहे, थोड़ी देर पढ़े वहाँ. लाहौर से फिर अमृतसर में आ गए. जब टू बी प्रिसाइज ऑन 22 of August 1947 जी. वी रीच्ड खालसा कॉलेज अमृतसर रिफ्यूजी कैंप. जी. फिर वहाँ रहे काफ़ी देर. इन बिटवीन 48 वी वेंट टू आगरा. 1 साल आगरा में रहे, 1 साल में वहाँ पढ़ा. जी. आगरा से देन वी केम बैक टू अमृतसर बिकॉज मदर फेल्ट कि नहीं, यहाँ नहीं रहना, लेट्स गो बैक टू पंजाब. तो पंजाब में केम टू अमृतसर. जी. वहाँ रहे हम लोग, बट ज़्यादा नहीं. अमृतसर में सुखा सिंह स्कूल में पढ़ा था. फिर हिंदू कॉलेज ज्वाइन किया. 1 साल वहाँ पढ़ा. जी. और एनडीए में सेलेक्ट हो गया, चला आ गया. फिर जब अफसर बन गया तो फिर मेरी कुछ पोस्टिंग्स पंजाब में हुई. जी. पहली पोस्टिंग अमृतसर में हुई एज ए मेजर, ब्रिगेड मेजर ऑफ 54 इन्फेंट्री ब्रिगेड इन अमृतसर. जी. Brigade major is the, next to the brigade commander, is the most important man in the brigade. जी. Who runs the brigade headquarters. जी. Then I came a second posting to Amritsar hui, not Amritsar but Ambala, but then combined tha Punjab. जी. In 1970, I became a lieutenant colonel and came to Ambala. From where 71 war I went to Amritsar district. Okay. Dera Baba, my battalion fought in Dera Baba Nanak, though I did before that only. I left the battalion जी. sometime before that. जी. 3 महीने लड़ाई शुरू होने से 3 months before. जी. Then I went back to Punjab again as a brigade commander. वाह. No, as a Colonel GS. Okay. I landed up in Abor in a new division to be raised. जी. क्या बात. तो वहाँ जाके वो डिवीजन रेज किया. साल भर में रहा उसमें डिवीजन में, साल 1.25 साल. जी.
I was picked up and posted to Army headquarters. Postings of officers की branch है, MS branch बोलते हैं उसको, Military Secretaries branch. जी. And in that branch, there are a number of sections. One particular section deals with the postings of officers. अच्छा. From the units जी. to the various appointments outside. Wow. That complete thing is headed by a lieutenant colonel, which I was given that job. Okay. Which is once in a lifetime job for an officer. जी. बहुत काम है उसमें. सवेरे से लेकर रात तक लगा रहता था मैं. करता ही काम. वो मैंने ये जो अबोर में किया ना, वहाँ से मेरी पोस्टिंग वहाँ हो गई. वहाँ चला गया. उसके बाद फिर मेरी पोस्टिंग अमृतसर में, पंजाब में हुई. फिरोजपुर में ब्रिगेड कमांडर बन के चला गया. अच्छा. Incidentally, my wife belonged to Firozpur. Okay. Okay. So she was very happy that he went to Firozpur. Anyway, I did 2 years in Firozpur as brigade commander, and I was posted out to Tezpur as Brigadier General Staff. BGS बोलते हैं उसको. That is the most key appointment in a whole corps. The corps commander is the boss, and this man runs the show. Complete operations, training, war, defenses. In fact, in a corps headquarters, you have about 120 odd officers. 90 officers are under this one brigadier. Okay. And there are 9 other brigadiers, 10 these days, who various other outfits they command. Okay. So that job also I did and did it successfully. And a good name. 2 decorations I got while doing that job. Then, of course, I didn't come back to Punjab. Then I went to Eastern Command in Calcutta, Command Headquarters. A similar job, parallel to this job, there I did. 2 साल मैं वहाँ रहा, पौने 2 साल. And I was posted back to Amritsar to command a division. Okay. Interesting. In Amritsar. Credit goes to one Bengali gentleman who was then the military secretary. Okay. Because we were 5 of us who were approved to become major generals. Okay. 7 of us. All of them got posted. Most of them were junior to me. But I didn't. I said, look, मेरे को division नहीं मिल रहा. So I told my boss, their army commander, I said, this is not fair. I must get my due. बिल्कुल. So he rang up. The MS told him, no, we have kept him. He will be going to Punjab. We want him to go to Amritsar. Terrorism चल रहा है वहाँ. शुरू हो गया. So he told me, he said, look, they have decided that you go to Amritsar. Okay. Obvious reason. They think that you, probably they see in you some hope to do good there. बिल्कुल. I said, all right. I said, ठीक है. So far as they have not forgotten me, कि उन्होंने अपने अपने अच्छे डिवीजन जो है वो सारे दूसरों को बांट दिए हैं. तो चलो, I'll go to Amritsar. Amritsar, no, I can't say no to Amritsar. बिल्कुल. I came. Then I stayed in that division for 3 years, over 3 years. Okay. Normal tenure 2 साल ही होता है. आजकल तो 1 साल कर दिया उन्होंने. अच्छा. I did 3 years. I handled the entire border was placed under me. वाह. From Pathankot to Ganganagar. क्या बात. The entire border B.S.F was under my command. I handled that B.S.F also. We stopped the entire movement of terrorists either way, and also my own division, which I commanded. Of course, with B.S.F, I also used 2 brigades of my own to see that these police fellows don't do it. And I had that knowledge of Punjab by the time I took over the next job, when Rodericks, the chief, decided that I should stay on in Punjab, and if should the occasion arise, I should sort it out. Very good.
great thing. God was with me, and I did my job as good as I could. Probably I can call that as the pinnacle of my military career. Wonderful. That whatever me and my family owed to the army, जी. I was able to give it back to the army. Great. No case against the army. You have seen what happens in J&K. Yes. बिल्कुल. People loved the army. We got the respect of the people of Punjab. वाह. And everything went off all right. After that, I always tell my people I was given a reward by the government. I was made Governor of Punjab. वाह. Though when I was Governor of Punjab, there also somebody asked me a question, reporter जी. of this Indian Express or some जी. stupid newspaper. Okay. He said, how have you been given? What pull do you have and all? I said, I have the biggest pull that any Punjabi has. He said, what? I said, shall I tell you? So I told him. I said, have you heard the name of Bhai Matidas? He said, yes. Bhai Matidas, very much. I am his descendant, direct descendant of that man. Okay. He Great. gave his very life वाह. वाह. for Punjab, बिल्कुल. for Hindus, बिल्कुल. for Sikhs. बिल्कुल. So I take it that ninth Guru, Tegh Bahadur, owed me something, and he has given it to me in this shape. बहुत अच्छा. कि जा तू मतीदास की औलाद है, तुझे पंजाब का हुक्मरान बना दिया. He told me this. जी. जी. Like, I remember those were very good days, culturally, in every respect, from 94 to 99. And because I had the privilege to be the master of ceremony in most of the programs of administration. very interesting. जी. Anyway, जी. and I was an Anadi, but Anadi मैं नहीं था. Now when I look back, firstly, this job that I did, right from second lieutenant onwards, we call them as GS branch jobs. जी. I was throughout a G operations man जी. Absolutely. who did as a captain, as a major, as a colonel, as a brigadier, as a major general, as a lieutenant general. जी. And these jobs have a lot to do with the civil administration. बिल्कुल. 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 These are the jobs which I have. So I had a reasonable idea about the civil administration, the officers, how they behave, how they talk, and various things. जी. Then I think my tenure in Bhutan and Sikkim, they also added. Absolutely. Yeah. बिल्कुल. बिल्कुल ठीक बात. That was a good experience also. जी, जी. I was dealing with our own government. जी. In Delhi, I used to come and meet various बिल्कुल. people concerned. जी. I had a little eye-opener as a captain when I went to Sikkim. My battalion was moved to Sikkim suddenly in 1959. जी. And I went to Sikkim. And it so happened that my CO was told that, look, you keep the battalion in Siliguri, send one officer to Gangtok, who will stay in Gangtok with a small team, and then we want him to do the recce of Sikkim का देखना है कि battalion को कहाँ लगाना है वगैरह वगैरह. So my CO said, you go. Okay. क्या So बात. I went. क्या बात. And I came in touch with our political office there. जी. महाराज कुमार जो किंग था उस वक्त उसका बेटा. जी. He was the de facto ruler, was the son. बिल्कुल. Father was very old. His family, they all took a liking to me. I used to be in their house every day, जी. practically every alternate day, जी. not every day. जी. Parao B Panth,
was the political officer, ambassador हमारा वहाँ पर. जी. He was a very nice, decent man. जी. Then there was a first secretary who was a Chibber again. Okay. Okay. And he and his wife, with their children, they sort of became very friendly with me. And soon as I went, within a month or so, arrived a police chap. He was my Bhuaji's son. Okay. He landed up there. He was a DSP at that time. So it was a very nice meeting them and going around meeting their friends and people. So some injection of civil absolutely was coming through in this thing. So the planning done by God, I suppose, was quite all right. अब आप अपने जीवन में कैसा महसूस करते हैं? अब ऐसा है कि मैं जब रिटायर हुआ जी, गवर्नर से जब रिटायर होने वाला मेरे पास घर नहीं था जी. जो मेरे से बड़े थे भाई थे वो सब बड़े हो गए थे और सब अपने अपने सेटल हुए थे. आगे से उनके बच्चे भी सेटल हो गए थे. मेरे सबसे जो बड़ा भाई था उसके दो बेटे मेरे उम्र के ही थे. अच्छा. एक मेरे से कोई 3 महीने छोटा था, दूसरा मेरे से 2 साल छोटा था. अच्छा. So like this everybody was settled on their own wherever they could find. बिल्कुल. They had settled themselves. They were all retired, well settled. जी. And I found जो मेरे से बड़ा था immediately older to me, he retired as a major general. जी. And he settled down in Jammu. Okay. He has died 2 years back. Okay. His wife died 2 months back. Okay. तो वो जम्मू में सेटल हो गए because his wife was from Jammu. I found it very difficult at the time of retirement कि I don't have a house. Where do I go? जी. So I started running around. I went to Noida, I went to Gurgaon and saw plots. So if I found a good house, the price was so much that I could not buy it. And if I found a house which layout wise all right, but when I went into that place, I found the house was not constructed properly. It was not worth it. Though the cost wise probably I could pay. So I almost 1 year, last 1 year I was doing this only. Okay. I retired. I mean, I was about to retire. In fact, I wrote a letter, okay, please relieve me. By that date of relief, I did not get anybody to relieve me. Till then, they kept on telling me, no, you stay on. I said, no, I won't, I don't want to go. तो ये अपने जो हैं हमारे क्या नाम है उनका एडवानी जी, मैंने कहा जी मेरे पास घर ही नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ. So I want to now go and settle down. This thing. I not that I have to settle down, my children have to settle down. Sure enough, I then decided कि मुझे यहीं रहना चाहिए. अब यहाँ रहने में तो चंडीगढ़ इज ए प्लेस टू स्टे. तो मैं कह नहीं, यहाँ रहूँगा तो सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि दिस मैन हैज बड़ी डन सो मच. अब बेईमानी की मकान खरीद लिया चंडीगढ़ में. Yes. I said no, I can't stay in Chandigarh. Then my ADC and somebody else, they hunted for this house, this plot of land. So luckily उस वक्त इस प्लॉट की भी कीमत कम हुई थी. जी. So I bought this plot. जी. Just as I bought the plot and do the Bhumi Pujan, I left my office. So I had no place to go to. And उसका भी एक ड्रामा हुआ मेरे साथ, but I better not mention it. I was helped by the chief secretary of that time, Gill, who told me, sir, don't worry, you don't have to hire a house and live in Chandigarh. We'll give you a government house. So 39 sector में they allotted me a house. And I
moved to that house. I stayed there in that house, but plot was there. So next day, I was here, and I said, now let us start constructing the house. So I got a chap and contractor, and I said, start constructing the house. Drawing बनाओ. Drawing बनाई, 2-3 दिन में drawing बना के मैंने ही उसको दी drawing. मैंने कहा ये this is house is designed by me only. Okay, wonderful. मैंने कहा ये बना दिया है, अब तुम इसको थोड़ा ठीक ठाक कर दो जो according to rules के जो पक्का हो. The house should not fall down. जी. जी. Various things should be, and no law of the government to be violated. बिल्कुल विद इन दी परमिसिबल जो लिमिट्स हैं उसकी, उसी के अंदर ही बनाना है. बिल्कुल. वो कर करा के तो अबाउट 4 महीने में मई तक ये ग्राउंड फ्लोर उसका तैयार हो गया था, मोरलेस जी. एंड वी मूव्ड. बाकी फिर घर यहाँ बैठ के बनवाया थी, घर के अंदर बैठ के बनवाया घर. बट बाय द टाइम इट कंप्लीट द हाउस वाज कंप्लीटेड, मेरे को रिटायरमेंट के 2 साल हो गए थे. अच्छा. It took almost 2 years to build the house. Okay. बन गया. जी. जो आपने सेवा की है देश की, जो देश की सेवा की आपने, उसका इतना तो रिवार्ड जरूर मिलना चाहिए. और मैं महसूस करता हूँ कि यहाँ हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे कोई कह नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान से जब हम आए हैं जी, तो हम लोगों को बाद में ज़मीनें दी थी गवर्नमेंट ने जी सेटल करने. जी. वो जो ज़मीन मेरी थी जी, वो यहाँ से 17 किलोमीटर दूरी है. अच्छा. ओके. ओके. ये सदौरा जी. हाँ. अच्छा. अच्छा. ओके. द लैंड इज देयर ओनली. ओके. तो मैं तो अपने ही एरिया में हूँ. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, दिस वाज अम्बाला, वो भी अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में था. हाँ, बिल्कुल. बट दिस वाज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन ऑन माय पार्ट, बिकॉज मैंने जो इन दैट मैड हाउस कॉल्ड द राजभवन, इट वाज नॉट इजी टू कीप अवे फ्रॉम पाप. जी. पाप से दूर नहीं रह सकता वहाँ, तो बस भगवान की दया थी. बिल्कुल बिल्कुल. और हम महसूस करते हैं कि कोई भी सिविलियन किसी फौजी का कर्ज उतार नहीं सकता है. फौजियों का कर्ज नहीं उतार सकते. नहीं. जिस तरह अपनी जवानी को वो झोंक देते हैं देश की सुरक्षा में, तो एक बहुत बड़ा काम करते हैं. अच्छा, अगर आप फौज में ना होते, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो आप क्या होते? मैं कहीं गाना गा रहा होता तो बजा रहा होता. तो मैं यही चाहता हूँ कि आपसे गाना जरूर सुनेंगे हम. नहीं, अब नहीं गा सकता. कुछ यार, 86 इयर्स ऑफ एज में गाना गा सकते हैं? कोई तुमने कहा तुम्हारे फादर 71 में हो गए थे. नहीं, अब नहीं गा सकता. आपके जो जज्बा है ना आपका, कई आप साल हो गए हैं, कई साल हो गए, आप कर सकते हैं. कुछ सुनने का शौक रह गया. कुछ गुनगुना. नहीं, अभी कुछ नहीं गा सकता. अभी गाना नहीं गाया जा सकता. कोई मैसेज देना चाहेंगे यंग जनरेशन को, जो एस्पायरेंट्स हैं फौज में जाने के? मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ जी. क्या मैसेज दूं, बड़ा दिल दर्द को दुख होता है. पॉलिटिकली दिस कंट्री हैज रूइंड इटसेल्फ. जी. हम जब जवान थे, जब छोटे थे, तो हमें सिवाय कंट्री के कुछ नजर नहीं आता था. क्या बात. जी. अब मुझे कोई ऐसा आदमी नजर नहीं आता जो कंट्री को देखता है. जी. आई फील very depressed at times कि ये क्या हो गया है. Is this the kind of independence that we were hoping to get? अब तो जितनी भी ड्रीम्स थी वो सब टूटती हुई नजर आ रही हैं. I mean, just imagine कि एक वो जमाना था जब हम लोग यंगस्टर थे. Yes, we did not know much, नॉलेज कम था, लेकिन बिलीफ बहुत था कि वी आर वेरी गुड कंट्री, लीडर्स आर वेरी नाइस, एंड यू नो देयर वाज ए बुक रिटन बाय समबडी आफ्टर नेहरू हु. तो उसने भी 8 आदमियों के ऊपर लिखे हुआ था कि 8 टुडे यू टेल मी आफ्टर नेहरू हु. You can now write a book. You can.
After Modi, which crook? जी Yes, today, after Modi, you can't think of any other person who at least talks of the country. yes, absolutely. Modi may have any thing to people may say, but there is nothing to stop me from saying that the man is honest. वेरी ऑनेस्ट. आपने इतना बहुमूल्य समय हमें अपना दिया आज, अपने इतने अनुभव हमको बताए, बहुत बेशकीमती अनुभव हमको बताए, बहुत अच्छा लगा. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.